नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर आरोप लगाया। राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। लगभग 85 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने नेहरू गांधी फैमिली, अनुच्छेद 356, नौकरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास कीचड़ है, मेरे पास गुलाल है। कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को, देश को भी निराश करने वाली है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के माननीय सदस्यों को यही कहूंगा कि कीचड़ उनके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने उछाल दिया। अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है उसके लिए मैं आभार रहूंगा। इसके साथ ही राज्यसभा में विपक्ष पर प्रधानमंत्री जमकर बरसते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को राष्ट्रपति कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे, 6 दशक बर्बाद कर दिए थे, उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। खबर हमीरपुर से, जहां पर बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, ईओ सुमेरपुर ने जान से मारने की धमकी दी है और शौचालय निरीक्षण के दौरान ये धमकी दी गई। बीजेपी नेता लक्ष्मी रतन साहू को जान से मारने की धमकी मिली है। भाजपा नेता लक्ष्मी रतन साहू ने मंत्री मन्नू लाल कोरी से दबंग ईओ की शिकायत की है।
हमेशा विवादों की सुर्खियों में रहते हैं सुमेरपुर के दबंग ईओ कुलकमल यादव। इससे पहले भी इन्होंने किसानों पर लिखवाया था मुकदमा। आज मंत्री के निरीक्षण के दौरान लोगों ने ईओ की शिकायत करके ईओ की दबंगई से निजात दिलाने की बात कही है। तो बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी दी है। ईओ ने दरअसल निरीक्षण करने पहुंचे थे शौचालयों का, और इस दौरान ईओ सुमेरपुर ने जान से मारने की धमकी बीजेपी नेता को दी है। शौचालय निरीक्षण के दौरान ये जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। बीजेपी के नेता है लक्ष्मी रतन साहू, इनको जान से मारने की धमकी दी है। बीजेपी नेता ने मंत्री मन्नूलाल कोरी से शिकायत की थी। हमीरपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। ईओ सुमेरपुर ने ये जान से मारने की धमकी। रूपेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पे जुड़ गए हैं। ईओ सुमेरपुर ने बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी दी है। रूपेश, पूरी खबर क्या है, कहां से विवाद की शुरुआत हुई? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला है, जो माननीय मंत्री जी हैं मौके पर आए हुए थे, औचक निरीक्षण था उनका, और सुमेरपुर कस्बे पर निरीक्षण कर रहे थे। और जब निरीक्षण के दौरान उन्होंने मौके पर पहुंचते, जहां पर ईओ साहब थे, ईओ साहब और भाजपा नेता जो थे, इनसे आपस में कहासुनी हो गई। और इसके बाद मंत्री से भाजपा नेता शिकायत करते हैं कि जो सदर ईओ हैं जो सुमेरपुर क्षेत्र के, वो हमेशा इसके पहले भी चर्चा पे आए हुए थे और दोबारा इन्होंने फिर वही गलती की है। इनका नाम है कुलकमल यादव, और इसके पहले भी जो मन्नूलाल कोरी, इसके पहले जो मंत्री रहे, उनके साथ भी इन्होंने जब उनके कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की थी। आज ये घटना फिर सामने आई है। जो बीजेपी नेता हैं, काफी पुराने नेता हैं, इनके साथ उन्होंने काफी बदतमीजी की है। और इसके बाद उन्होंने मंत्री जी से शिकायत की कि ईओ साहब को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन इससे पहले भी विवादों में रहे किसानों पर मुकदमे इन्होंने लिखवाए थे, कुछ इस तरह की जानकारी भी है रूपेश? जी, इन्होंने किसानों के ऊपर मुकदमे लिखवाए थे और इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं कर चुके हैं। इनके खिलाफ अक्सर ऐसे ही वीडियो भी वायरल होते रहते हैं। लेकिन इन पर ईओ पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पहले भी विवादों से इनका पुराना नाता रहा है और धमकियां खुलेआम दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी एक अधिकारी दे रहा है, बताइए। तो ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? डंडा क्यों नहीं चलता प्रशासन का? कोई बड़ा संरक्षण है क्या ईओ को? जी, सुमेरपुर जो ईओ हैं, उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता को काफी धमकी दी हुई है। उन्होंने लिखित शिकायत की हुई है और मंत्री को लिखित शिकायत दी है कि इनको यहाँ से हटाया जाए तत्काल बेस पे। बहुत शुक्रिया रूपेश आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। उधर उत्तर प्रदेश में 8 आकांक्षी जनपदों में से एक सिद्धार्थनगर जिला भी है, जहां पर तैनात प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षिकाएं इन दोनों शांतिपूर्ण सत्याग्रह पर बैठे हैं। सत्याग्रह कर रहे शिक्षक और शिक्षिकाओं की मांग है कि बाकी के जनपदों की तरह इनका भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाए। बता दें कि 3 दिनों से सुबह 10 बजे से 3 बजे तक स्कूलों में शिक्षक कार्य करने के बाद ये शिक्षक और शिक्षिकाएं मुख्यालय स्थित जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर शाम 4:30 बजे से शांतिपूर्ण सत्याग्रह में 3 घंटे तक बैठती हैं। मैं सना परवीन हूँ और मैं उन्नाव की रहने वाली हूँ। मेरा बच्चा 2.5 साल का है, उसे ऑटिज्म नाम की एक बीमारी है, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे इतना लंबा प्रोसेस बताया है कि जिसकी वजह से ना यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स हैं और ना ही मैं उसका अच्छा इलाज करा सकती हूँ। मैं किस लेवल पर उसका 8 साल से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ और जब ये आकांक्षी नहीं था, जब हम लोग यहाँ आए तो उसके बाद का आकांक्षी 2 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। मुझे मेरे बच्चे को दिखाने के लिए पूरा 2 से 3 साल चाहिए, इसलिए मुझे ट्रांसफ़र अब चाहिए। और प्लीज़ मेरा ये सबसे आग्रह है कि मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि प्लीज़ हम लोग आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि बच्चे हैं डिप्रेशन में, मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ इस टाइम पे और मुझे साइकेट्रिस्ट के जा करके मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। अब मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प करिए। जी सर, मैं महक गांधी हूँ, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मुझे यहाँ पे 7-7.5 साल प्रॉपर हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए। 2 बार हमसे फार्म भरवाएगा और लास्ट टाइम पे हमको आउट कर दिया गया। क्या ये आकांक्षी सिर्फ शिक्षकों के लिए है? लेखपाल का ट्रांसफ़र होता है, मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोगों का ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ पर्टिकुलर हमारे लिए क्यों है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मेरा कि हमें इसका भी जवाब मिले।
दो भर्तियां होने के दो बावजूद भर्तियां आप कर चुके हैं 68, हम हमारे रोग के बाद 68,500 का कर चुके हैं, 59,000 का कर चुके हैं, तो क्या अभी भी आप परिपूर्ण नहीं कर पाए यहाँ पर? हमसे अभी हमसे एफिडेविट भी उम्मीद नहीं लिया है गया था। हमसे एफिडेविट नहीं लिया। हमने जब ज्वाइनिंग करी तो ये जिला आकांक्षी नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं आगे चली जाती। मेरी तो बेटी अपना घर छोड़ के रह रही है यहाँ पर। मैं यहाँ रात पर कैसे यहाँ रहती हूँ मुझे पता है। और खबर है बरेली से, जहां पर अस्पताल के एक डॉक्टर का धूम्रपान करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। टेली मेडिसिन में बैठकर डॉक्टर एमपी सिंह धूम्रपान करते नजर आ रहे हैं, जबकि अस्पताल के बाहर खड़े बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा है कि धूम्रपान सख्त मना है। और खबर बलिया से, जहां पर स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के घर श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार के से शोक संवेदना करने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की घटना आज भी देखने को मिल रही है और कोई व्यापारी फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या को अंजाम दे रहा है, क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब नंदलाल की कहीं पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मजबूर होकर एक कदम उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूं। मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, उन्हें सरकार की तरफ से नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर बीजेपी की बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पर बुलडोजर कैसे चलाएगी। जी, जहां पर कानूनी चीज ने उस पर बुलडोजर चलाया जी, और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है, बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है। वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पर कैसे बुलडोजर चलाएगी? अखिलेश जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल को संदेश देने जा रहे हैं कि गुंडे और माफिया जो पूर्वांचल के हैं वो एक हो जाए। मुझे ये बताओ कौन से डिप्टी सीएम ने बोला? फिर केशव प्रसाद मौर्य ने। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में आप लोग समझदार हो, बलिया के पत्रकार साथियों, आप तो खुद लड़ाई लड़े थे अपनी खुद की। इसमें हो सकता है कुछ लोग हों जेल होके आए थे। जब पानी बलिया में भर गया, आजमगढ़ में जेल में थे। मैं खुद आना चाहता था मिलने, लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं। खैर, जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते। जो उन्होंने पहनावा दिया, पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या एक योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए। ये जो योगी सरकार है, खुद वो मठ के पीठाधीश मठ के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5000 साल पुरानी है। कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, सरकार ने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ की मदद नहीं की। कन्नौज में एक साके समाज का था, एक डिप्टी सीएम उनके घर गए थे, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हम तो कहते हैं नंदलाल गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी सरकार दे। साके परिवार छिबरामऊ कन्नौज में उसकी जान की उस पत्नी को सरकारी नौकरी दे। बलवंत सिंह वो तो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे, क्यों नहीं दे रही सरकार? बात मेरठ की, जहां पर एक दारोगा के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। थाना सिविल लाइन के पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास पर दारोगा ने खुद को सरकारी असलहे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि खुदकुशी की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। दारोगा सहारनपुर में तैनात थे, तो वहीं मामले की सूचना के बाद एसपी सिटी समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में बहुत सी कमियां देखने को मिली हैं। आगवानी करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल की सारी कमियों को प्रभारी मंत्री के सामने रखा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिला चिकित्सालय में बहुत सी कमियां हैं,
रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं है और जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही जितनी जल्दी हो सके ट्रॉमा सेंटर को भी शुरू किया जाएगा। मीडिया के जिला चिकित्सालय में कवरेज के दौरान सीएमएस के दिए गए धमकी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुआयना करने के बाद आप लोगों से बात करता हूं। और कुशीनगर से खबर, जहां पर महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, आबकारी विभाग की टीम पर पिटाई का आरोप लगा है। कसया थाना क्षेत्र के भैंसहा सदर का मामला बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया है। पुलिस पर पैसा वसूलने और पीटने के आरोप हैं। इसके साथ ही अधिकारी ने आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। आबकारी विभाग की टीम पर पिटाई का आरोप लगाया। आबकारी विभाग की टीम पर पिटाई का आरोप। महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। कसया थाना क्षेत्र के भैंसहा सदर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर महिला की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई, मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। और लखनऊ से खबर, जहां पर एयरपोर्ट पर लक्ष्मण जी की प्रतिमा G20 रोड के 0 पॉइंट पर स्थापित हुई है। 12 फीट ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है और 1200 किलो वजनी है ये प्रतिमा। 12 क्विंटल की प्रतिमा। और इसके साथ ही नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने इस प्रतिमा को बनाया है। 50 लाख में तैयार की गई है लक्ष्मण जी की ये मूर्ति। नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने इस मूर्ति को बनाया है और 50 लाख की लागत से ये 1200 किलो की जो मूर्ति है वो तैयार की गई है और एयरपोर्ट पर लक्ष्मण जी की मूर्ति को लगाया गया है। खबर बरेली से है, जहां पर चिटफंड के तहत आम जनता के साथ अलग अलग कंपनियों ने बड़ा घोटाला किया है। गरीब जनता के रुपए लेकर कई कंपनियां फरार हो गईं। कुछ कंपनियों ने चिटफंड के जरिए गरीब लोगों को लालच देकर रुपए ले लिए, उसके बाद से कंपनियां फरार हैं। एसडीएम धर्मेंद्र ने बताया कि तहसील परिसर में 5 काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें लोगों की बीमा पॉलिसी और बॉन्ड जमा कराया जा रहा है, जिससे उनका संरक्षण कराया जा सके। कितना रुपया उनका जमा हो चुका है? अभी तक तकरीबन 600-700 लोग आ चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी अपने बाइक और कारों के प्यार के लिए जाने जाते हैं, चाहे विंटेज हो या फिर हाई टेक्निक। इस बार उन्होंने खेतों पर ट्रैक्टर चलाकर अपने फैंस का ध्यान खींचा है। धोनी ने 2 साल के बाद इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट किया। माही ने बुधवार को खेतों पर ट्रैक्टर चलाते हुए खुद का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कुछ नया सीखने में अच्छा लगा, लेकिन काम पूरा करने में बहुत लंबा समय लगा। वीडियो में धोनी को किसानों से खेत की जुताई सिखाते हुए देखा जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान भी ट्रैक्टर के साथ उनकी फोटोज वायरल हुई थी। क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले धोनी अपना पूरा ध्यान खेती पशुपालन में लगा चुके हैं। अपने फार्म हाउस में ही खेती करते हैं। माही का देसी अंदाज ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों को खूब भा रहा है। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।